Good morning. Today we will study the provisions of composition scheme in GST. Composition scheme is a simplified scheme for small registered person. पहला बात तो ये समझिएगा, जो स्कीम है ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए नहीं है। छोटे टैक्स पेयर मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में तो है बट उनका एक टर्नओवर सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर नहीं है। वो हम बताएंगे कितना का थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके अलावा और भी क्या क्या प्रोविजंस है। देखिए, जीएसटी लॉ में एक नॉर्मल जिनका रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, उनके साथ बहुत सारा कॉम्प्लाइंसेस अटैच्ड है रजिस्ट्रेशन के साथ। जैसे उनको एलोबरेटेड मैनर में अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, उसके अलावा रिटर्न फाइल करना मंथली बेसिस पे, देन यू हैव क्वार्टरली रिटर्न्स फॉर GSTR1 और इट माइट बी मंथली। उसके बाद आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है, आईटीसी को मैच कराना है, तब उसके बेसिस पे आप उसको अवेल करेंगे। आप डिपेंड करता है आपका आईटीसी आपके सप्लायर के ऊपर में कि उन्होंने अपना रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल किया या नहीं किया है। तो एक छोटे बिजनेस के लिए हो सकता है इतना सारा प्रोसीजर कंप्लाइंसेस में जाने से उनको ट्रबल हो, प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो बिजनेस करें, उतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं और कंप्लाइंस का एक कॉस्ट भी आता है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट बोला है कि एक सिंप्लीफाइड स्कीम हम डेवलप करते हैं। जब जीएसटी शुरू से जब इम्प्लीमेंट हुआ तब से ये स्कीम अवेलेबल है। हाउएवर इसमें कुछ कुछ चेंजेस आते गए बाय द टाइम। अभी मेरे पास जो है वो करेंटली एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता दिया गया है कि उस लिमिट तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं ये कंपोजिशन स्कीम को। इसके बारे में सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट 2017 बताता है। और इस स्कीम के बारे में सबसे बेसिक बात यह है कि ये एक ऑप्शनल स्कीम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम मेरा टर्नओवर अप टू सर्टेन लिमिट है तो हमको मैंडेटरीली इस स्कीम में जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये एक ऑप्शनल स्कीम है। अगर आप चाहे तो आप स्कीम में जाए, अदरवाइज आप एज अ रेगुलर टैक्स पेयर भी जीएसटी में रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में मेंशन है सेक्शन नंबर 10 में ऑफ द CGST एक्ट 2017। कंपोजिशन स्कीम अब ऑप्ट कर लेते तो मेरे को क्या बेनिफिट होना है और क्या उसका कुछ नेगेटिव साइड्स भी होगा। तो वो बेनिफिट्स क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। बेनिफिट्स ये है कि सबसे पहले मेरे पास डिटेल्ड एलोबरेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, रिटर्न जो इसके अंदर में वो एक ही रिटर्न है साल में और वो भी काफ़ी सिंप्लीफाइड रिटर्न है। पेमेंट ऑफ टैक्स भी जैसे रेगुलर टैक्स पे जो मंथली बेसिस पे कर रहा है कंपोजिशन वालों को, वो क्वार्टरली बेसिस पे करना है, यानी 3 महीने में एक बार टैक्स का पेमेंट करना उस पर्टिकुलर क्वार्टर का टर्नओवर के। एक बार पेमेंट हो गया तो रिटर्न आपको फाइल करना है साल जब खत्म हो जाए। मान लो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है तो फिर वो 30 अप्रैल 2019 तक मेरे को रिटर्न फाइल करना है। और इसमें आपको आईटीसी का कोई बेनिफिट अवेल नहीं करना है, मिलेगा नहीं। आपने परचेस पर जो टैक्स दिया है वो आपको उसका कोई क्लेम या बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। दूसरा बात, कस्टमर से यहाँ पे टैक्स को चार्ज नहीं किया जाता है। रेगुलर स्कीम में क्या होता है, रेगुलर स्कीम का एक बार हम लोग समझ लेते हैं बेसिक फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चीज परचेज करते हैं ₹10,000 में, इस पर CGST पे किए फॉर एग्जाम्पल 900, SGST पे किए 900। नाउ दिस विल बी 11800। ये हम परचेज करके ले आए। अब इस सामान को फॉर एग्जांपल हम 20,000 में किसी कस्टमर से सेल करते हैं। किसी कस्टमर से सेल किए 20,000, रेट ऑफ टैक्स विल बी 9%। जैसे यहाँ पे देखे थे 9% फॉर CGST, 9% फॉर SGST। तो ये हो जाएगा 1800, ये भी हो जाएगा 1800, दैट विल बी 23600। नाउ ये दिस इज नोन एज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ये हम सेल का बात कर रहे हैं, ये हम परचेज किए, यानी दिस इज आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज इनवर्ड सप्लाई। तो मेरे को गवर्नमेंट को कितना पे करना है। अभी हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किए, दिस इज रेगुलर स्कीम, ये कंपोजिशन नहीं है। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल हम टैक्स कलेक्ट कर लिए 3600 का, 3600 का टैक्स कलेक्ट कर लिए, बट मेरे पास यहाँ पे 1800 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जो परचेज में टैक्स दिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास है, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब टोटल लाइबिलिटी आ गया 1800। यही मेरा वैल्यू एडिशन जो हुआ था 10,000 रुपीज का, इसके ऊपर में मेरा 1800 रुपीज ये हम पे कर देंगे। दिस इज रेगुलर स्कीम।
आइदर हम पे करेंगे अपने कैश लेजर से या हम पे करेंगे अपने क्रेडिट, मतलब क्रेडिट लेजर का एडजस्टमेंट कर दिया, अब कैश लेजर से हम इसको पे कर देंगे। मतलब ये जो लाइबिलिटी है दिस कुड बी पेड थ्रू कैश लेजर। अगर मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पड़ा हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट घटा हुआ तो उसको पहले हम माइनस कर देते हैं, ये मैकेनिज्म है। बट अगर हम कंपोजिशन स्कीम की बात करें, अगर हम कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो परचेज पर जो हम टैक्स दिए हैं इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम 20,000 जो सेल किए हैं, 20,000 का जो मेरा सेल है इसके ऊपर में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, अभी मान लेते हैं 1%, यानी कि 0.5% CGST और 0.5% SGST, ये हमको पे करना है। तो यानी 20,000 का 0.5% कितना हो जाएगा, 100 एंड 100, ये मेरे आउटपुट 200 का हम टैक्स पे करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर में टैक्स का बेनिफिट भी लोगों को मिल जाता है, यानी रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। बेनिफिट क्या क्या है एक बार समझ लीजिए। बेनिफिट क्या है, सबसे पहला एक तो ये पहली बात ये ध्यान में रखेंगे, ये कंपोजिशन स्कीम है, दिस इज एन ऑप्शनल स्कीम, ये कंपलसरी नहीं है। आपका टर्नओवर अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस ना कर रहा हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि छोटा डीलर है मतलब अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी स्कीम नहीं है उसके लिए, ना रेगुलर है ना कंपोजिशन है। तो ये स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल में कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लेते हैं, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन अगर कोई ऑप्ट कर लेता है तो कस्टमर से कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करना है, रेदर देन उनको क्या करना है, अपना टर्नओवर कैलकुलेट करना है, उस क्वार्टर में कितना टर्नओवर है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट को पे कर देना है। सिंप्लीफाइड 4 बार पेमेंट होगा एंड 1 बार रिटर्न फाइल होगा। नाउ देयर इज अ बेसिक कंडीशन कि हम कंपोजिशन स्कीम में आ जाएं, इसके लिए एक बेसिक कंडीशन है। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? एक बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर in the preceding financial year should not exceed 1.5 करोड़ रुपीज। यानी मेरा पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर जो हुआ था वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ था। एंड दिस लिमिट हैज बीन रिड्यूस टू 75 lakhs फॉर सर्टेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बेसिक कंडीशन क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर in previous year did not exceed rupees 1.5 crore और इसको और 75 lakhs। एक ये कंडीशन है, ये बेसिक है, इसको तो फुलफिल करना ही होगा। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस है कि जैसे अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। कंपोजिशन सॉरी, अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अदर देन सर्टेन लिमिट दिया गया, उसके अलावा अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते हैं। देन अगर आप किसी एसईजेड को सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन में नहीं आ सकते हैं। अगर हम सिर्फ नॉन जीएसटी सप्लाई देते हैं, ये नॉन जीएसटी सप्लाई का कंपोनेंट मेरे सप्लाई में आ जाता है तो भी हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। वो रिस्ट्रिक्शंस है, उसको हम लोग देखेंगे। बट बेसिक कंडीशन क्या है कि एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर डिड नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़ और 75 lakhs। ये 75 lakhs जो है ये 8 स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में से 8 स्टेट्स के लिए ये लिमिट को 75 lakhs बताया गया। तो एक बार हम समझ लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स में ये एप्लीकेबल होता है। दिस इज सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, एंड त्रिपुरा। ये 8 स्टेट्स है जहां पे लिमिट है 75 लाख। लेकिन अगर इस स्टेट में से कहीं अगर आप हैं, यहाँ पे बिजनेस अगर आपका ऑपरेट हो रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको कंपोजिशन स्कीम तभी मिलेगा जब आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से कम होगा या 75 लाख होगा, इसको एक्सीड नहीं करेगा। यानी अगर मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 80 लाख का हो जाता है तो इस साल हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और इस साल अगर हम ऑप्ट कर लिए हैं क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कम था और इसी साल में मेरा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख को क्रॉस करेगा, तो हमको अपना कंपोजिशन स्कीम छोड़ के विड्रॉ करके रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाना होगा। उसके बाद हम इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो इन स्टेट्स के लिए ये बात है। अब ये 1.5 करोड़ मेरे को पैन बेस्ड देखना है, एग्रीगेट देखना है, एग्रीगेट टर्नओवर का बात हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर कैसा है? ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है ये पैन बेस्ड है, यानी पूरे इंडिया में उस पर्टिकुलर पैन से जितना भी जीएसटी है, उन सब का टर्नओवर को क्लब करना है, जोड़ना है और उसके बाद लिमिट को चेक करना है कि मेरा 1.5 करोड़ है या नहीं है। इसको एग्जांपल से समझिए कि जैसे मेरा एक बिजनेस बिहार में है, एक झारखंड में है, एक यूपी में है, 3 जगह बिजनेस है और एक ही पैन से रजिस्टर्ड है। जीएसटी नंबर अलग अलग है बट पैन नंबर एक ही है। तो बिहार में मेरा टर्नओवर है 60 लाख का, यहाँ पे मेरा टर्नओवर है 40 लाख का, यहाँ पे टर्नओवर है मेरा 30 लाख का। तो टोटल विल बी 130 लाख और वी कैन से 1.3 करोड़। तो इस केस में 1.3 करोड़ इज लेस देन 1.5 करोड़, एक्सीड तो नहीं कर रहा 1.5 करोड़, तो हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, हम बिहार के लिए कंपोजिशन स्कीम अगर चूज कर लिए तो पता है फिर सबके लिए कंपोजिशन स्कीम ही चूज करना होगा और डीम्ड है कि आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे बाकी सबके लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिट उसी पैन से कंपोजिशन में और दूसरा यूनिट आप रेगुलर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कंपोजिशन लेना है तो सारे यूनिट्स के लिए लेना है, नहीं लेना है तो किसी के लिए नहीं लेना है। और एक यूनिट को भी आप कंपोजिशन किए तो डीम्ड ये माना जाता है कि बाकी यूनिट भी आप कंपोजिशन में काम करने वाले। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसका टर्नओवर 60 लाख, तो यहां पे मेरे पास कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन है, हम ले सकते हैं। अच्छा, ये टर्नओवर जो है ना, ये करंट ईयर के टर्नओवर का बात नहीं कर रहे, ये प्रीवियस ईयर के टर्नओवर का बात कर रहे हैं। दूसरा 60 लाख, यहाँ 40 लाख एंड यहाँ पे 70 लाख, तो ये हो जाएगा 170 लाख और वी कैन से 1.7 करोड़। देन मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है, हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, किसी भी यूनिट के लिए नहीं जा सकते, हमको सारे जगह पे रेगुलर ही रजिस्ट्रेशन रखना होगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कंपोजिशन लेंगे। तो ये हमको चेक करना है ऑल इंडिया बेसिस पे एग्रीगेट पैन के ऊपर में, यानी पैन बेस्ड जितना भी रजिस्ट्रेशन है उस पर्टिकुलर पैन से जितना भी जीएसटी है उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हम चेक करेंगे। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि इस ईयर में मेरे लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। अब ये तो बात क्लियर हो गया। अच्छा, बोल दे अगर हम कि यहां पे यूपी नहीं है, यहां पे इसमें से कोई स्टेट है मेरे पास, जैसे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा के लिए लिमिट तो 75 लाख है और इन दोनों के लिए लिमिट 1.5 करोड़, तब कैसे डिसाइड होगा? तो जैसे ही आपका किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिजनेस ऑपरेट होने लगेगा और यहां का टर्नओवर ऐड कर रहे हैं, आपको ऐड करना ही होगा क्योंकि यहां भी इसी पैन से काम हो रहा है, तो आपका जो एग्रीगेट लिमिट है दैट विल बी रिड्यूस टू 75 लाख। फिर आपको 75 लाख, यहां पे अब आपका 130 लाख हो गया, तो आप इस लिमिट के से ही काउंट होगा और अब आपको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगा।
यानी अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऐड हो जाता है या सिर्फ ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो टर्नओवर में आपको लिमिट 75 लाख का ही मिलता है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 माय एग्रीगेट टर्नओवर वाज 1.3 करोड़। क्या हम एलिजिबल है? अगर हमको देखिए, बात को समझिए, फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले ही हमको ऑप्ट करना होता है कि हम कंपोजिशन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी क्या है कि आपको ईयरली बेसिस पे फाइल नहीं करना है फॉर्म, आप कंटिन्यू होते रहेंगे कंपोजिशन स्कीम में, बट आप अगर टर्नओवर बढ़ जाता है तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। इनएलिजिबल हो जाएंगे तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो आप कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं प्रोविजन का और आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हम बात कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मेरा टर्नओवर इतना है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो क्या हम कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? पिछले बार मान लो हम रेगुलर थे, अब इस साल हमको कंपोजिशन लेना है तो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हमको इस ईयर का टर्नओवर तो अभी पता नहीं, तो इस ईयर से ऐसे मतलब भी नहीं। मेरे को देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर से मतलब है, तो प्रीवियस ईयर में 1.3 करोड़ ऑब्वियस है। अब ये मान लो मेरा बिजनेस बिहार में है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होता तो अलग बात होता, फिर यहाँ पे 75 लाख का लिमिट मिलता है। 1.3 करोड़, तो इस साल हम ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल, इस साल हम ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्ट कर लिए, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिए। अब इस साल मेरा टर्नओवर 1.7 करोड़ हो जाता है। अब क्या करें? तो जिस दिन 1.7 करोड़ हुआ है उससे 7 डेज के अंदर आप अपना कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लेके रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट शुरू में हम ऑप्ट कर सकते हैं, ये मेरे पास ऑप्शन है, हम कंटिन्यू कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। अब एक बात बताइए, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 क्या हम ऑप्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, बिकॉज प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इसके लिए तो ये प्रीवियस ईयर हुआ 1 साल पहले, इसमें मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गया, तो अब यहां पे हम ऑप्ट नहीं कर सकते। हाउएवर मेरा यहां टर्नओवर 60 लाख से क्यों ना हो, हम ऑप्ट नहीं किए थे शुरू में। हाँ, अब हम बात करें 1 साल और आगे चले जाएं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, तो अब हम ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, अब हम ऑप्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है, ऑप्ट तो कर लिए, बट उस ईयर में अगर मेरा टर्नओवर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा या 75 लाख को एक्सीड कर जाएगा, तो उसी टाइम पे मेरे को क्या करना होगा? कॉम्पोजिशन को विड्रॉ करके रेगुलर में कन्वर्ट हो जाना है। उसके लिए फॉर्म है, वो फाइल करना होगा, तो मेरा कन्वर्जन वगैरह हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया कि मेरे को जो टर्नओवर चेक करना है वो एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। कहां का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है? पूरे इंडिया में उस पैन से जितना भी जीएसटी है उन सब का एग्रीगेट टर्नओवर क्लब करना है। मतलब उस बिजनेस में जितना भी टर्नओवर हुआ वो ऐड हो जाएगा, उस बिजनेस में जितना भी टर्नओवर हुआ है वो ऐड हो जाएगा। और अगर टर्नओवर ऐड करने के दौरान मेरा कोई ऐसे स्टेट में बिजनेस मिल जाता है जिस स्टेट में लिमिट 75 है, तो मेरे लिए ओवरऑल एग्रीगेट लिमिट विल बी 75 लाख ओनली। फिर वहां के लिए 1.5 करोड़ आप बोलेंगे नहीं बिहार में तो मेरा 60 है, बिहार में लिमिट 1. नहीं, आपका एक त्रिपुरा ऐड हो गया ना, त्रिपुरा अगर ऐड हो गया तो देन आपके लिए टोटल जो क्लब करके यहाँ पे जो लिमिट हम चेक करेंगे ये 75 लाख ही आपको अवेलेबल होगा, उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। ये स्टेट्स है, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे SUNMAT। MAT में 3 लेटर तो M के आगे 3 लगा लीजिए, ठीक है। ये आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म होगा, आप इसको याद कर सकते हैं SUNMAT। जैसे सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये तो एक बेसिक कंडीशन हो गया कि मेरे को 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इन माय
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब हम बात करें कि ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या टर्नओवर ऐड होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, अब यहां 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के टैक्स पेयर्स है या 3 कैटेगरी के रजिस्टर्ड पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। पहले तो मैन्युफैक्चरर है, देन वी हैव सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में भी सिर्फ रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग, उसके अलावा कोई भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। एंड थर्ड कैटेगरी इज अदर पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम एज पर सेक्शन 10। अदर पर्सन जैसे कि आप ट्रेडर समझ लीजिए, जो ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, कुछ सामान परचेज किया एंड देन बेच दिया, बस उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हम इंटर स्टेट बेचते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं, तो मेरे को कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होता है। तो आप बात समझिए, एग्रीगेट टर्नओवर को समझने से पहले ये चीज समझिए, 3 कैटेगरी है मेरे पास। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। पहला है मैन्युफैक्चरर्स, देन वी हैव मैन्युफैक्चरर में भी सारे चीजों के मैन्युफैक्चरर नहीं, अगर कोई नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है जैसे आइसक्रीम, एडिबल आइस, टोबैको, एरेटेड वाटर, तो इनको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये हाई रेट टैक्स आइटम्स है, जो जनरली सारे 28% वाले आइटम है। तो उस केस में अगर कोई 1%, 5%, सॉरी 1%, 2% टैक्स देगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का अच्छा खासा लॉस हो जाएगा उस केस में, तो उनको अवेलेबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम। किनको अवेलेबल नहीं है? मैन्युफैक्चरर तो है, ठीक है, बट वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर दे आइस का, एडिबल आइस का, आइसक्रीम का, टोबैको का और एरेटेड ड्रिंक्स, तो उनको अवेलेबल नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडर में एक ही कैटेगरी को कंपोजिशन अवेलेबल है, वो है रेस्टोरेंट्स, एंड बाकी जो अदर जो सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो बाकी लोग भी कंपोजिशन में आ सकते हैं, बट वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होने चाहिए, और भी बहुत सारे कंडीशन है। तो हम मान के चलते थर्ड कैटेगरी को हम यहाँ पे ट्रेडर बोलेंगे। हाउ ट्रेडर के अलावा भी कुछ लोग उसमें आ सकते हैं, तो ट्रेडर ऐसे बोलेंगे भी हम। तो 3 कैटेगरी है मेरे पास, कौन कौन है हम उसको लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर्स। अदर्स के लिए हम इसको ट्रेडर बोलेंगे अभी फिलहाल, जो ट्रेडिंग का बिजनेस में है। ये हो गया। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर में अभी हम एग्रीगेट टर्नओवर कौन सा निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर हम चेक करने के लिए जब जोड़ेंगे तो क्या क्या चीजों को इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई चाहे इंट्रा स्टेट हुआ हो या इंटर स्टेट हुआ हो, चाहे टैक्सेबल सप्लाई इंटर स्टेट हुआ हो, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ हो। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हुआ, जैसे कि बिहार वाला झारखंड को सप्लाई दे दिया, झारखंड वाला बिहार को सप्लाई दे दिया, तो भी इसके टर्नओवर में ये वाला पोर्शन ऐड होगा, तो भी ये ऐड होगा। तो टैक्सेबल सप्लाई में इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, डिस्टिंक्ट पर्सन सब ऐड हो जाना है। अगर हम एज अ एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में एज एजेंट अगर कोई सप्लाई दिए तो वो भी मेरे टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई, उसके अलावा एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई पहला बात है टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है, जैसे आपको पता है एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, इस पर टैक्स लगना तो है बट उसको फिलहाल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। देन यू हैव जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई में क्या आता है, एक्सपोर्ट, एसीजेड को सप्लाई देते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई देते हो, तो वो भी मेरा जीरो रेटेड सप्लाई होता है। इस पर टैक्स का पेमेंट करके रिफंड मिल जाता है, या टैक्स का पेमेंट होता ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, बट अभी हम उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन, एग्जेम्प्ट सप्लाई मान के काम करेंगे आगे में। या एसीजेड डेवलपर को सप्लाई देते हो, जो एसीजेड का डेवलपमेंट कर रहा हो। देन नील रेटेड सप्लाई, जिस पर टैक्स रेट नील है, जीरो है। इसका डिफरेंसेस हम लोग किसी और चैप्टर में डिटेल में देख लेंगे,
अभी फिलहाल इसको समझते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट हुआ, जीरो रेट सप्लाई मतलब जारा भी एग्जेम्प्ट सप्लाई ले लेते हैं। देन यू हैव नॉन जीएसटी सप्लाई। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये मेरा सारा ऐड होगा एग्रीगेट टर्नओवर। अब देखते हैं, पहले तो कैटेगरी समझ में आ गया। टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है मेरा, इंटरेस्टेड हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है, डिस्टिंक्ट पर्सन के जैसा हो सकता है, एजेंट के जैसा हो सकता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो सकता है, एज एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन वाला सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, नील रेटेड सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, या कुछ ऐसा सप्लाई जो हम दे रहे हैं एज अ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें सप्लाई तो हम देंगे बट टैक्स का कलेक्शन हमको नहीं करना है, बट हम सप्लाई में उसको ऐड करेंगे। ये चीज को याद रखिएगा। सप्लाई हम दे रहे हैं बट टैक्स का पेमेंट हमको टैक्स नहीं मिलेगा, रादर देन जो रिसिपिएंट है वो खुद से टैक्स का पेमेंट करा देगा, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर वैसे भी कोई सप्लाई दिए होंगे पिछले बार तो मेरा ऐड हो जाना है इसमें एग्रीगेट टर्नओवर। अब मैन्युफैक्चरर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर, मैन्युफैक्चरर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर ये दोनों होता है, टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी, टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी। ये तो हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करता है, तो इसको हम टीएस कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई, और इसको ईएस कहते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे तो टीएस प्लस ईएस दोनों ऐड हो जाना है। रेस्टोरेंट के लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के बेसिस पर हम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे इस ईयर का। ट्रेडर के लिए भी टीएस प्लस ईएस, ट्रेडर के लिए भी टीएस प्लस ईएस। अब एग्जांपल लीजिए, सब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, कि ये हम प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं। एक बात पता है, करंट ईयर में जो कंपोजिशन में आ गया है वो तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स दे ही नहीं सकता है, वो नॉन जीएसटी सप्लाई दे ही नहीं सकता है। तो ये बात हो रहा है आपका एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम इस ईयर में, और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर काउंट कर रहे हैं। तो आज का एलिजिबिलिटी प्रीवियस ईयर के टर्नओवर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम अभी प्रीवियस ईयर में मान लीजिए हम इंटर स्टेट सप्लाई दिया, आप पूछिएगा इस साल में हम जीएसटी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जीएसटी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर में आप दिए, लेकिन एक बार अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले लिए, देन आफ्टर दैट यू कैन नॉट सप्लाई इंटर स्टेट। लेने के बाद की बात हो रही कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। पिछले साल आपका कुछ नॉन जीएसटी सप्लाई था, एग्जांपल ले लीजिए, कुछ नॉन जीएसटी सप्लाई था, क्या इस साल हम कंपोजिशन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बट अब जब कंपोजिशन ले लिए हैं तो अब नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये बात हो रहा है प्रीवियस ईयर का जब हम टर्नओवर, हो सकता है प्रीवियस ईयर में सब कुछ हुआ हो, लेकिन एक बार कंपोजिशन अब लेने के लिए एलिजिबल हैं हम, क्योंकि हमको यहां से सिर्फ टर्नओवर चेक करना है, टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। ले लिए एक बार, एंड देन आफ्टर हमको क्या करना है? उसके बाद वाला प्रॉब्लम क्या है कि हम अब ले लिए ना कंपोजिशन, ऑप्ट कर लिए, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं किया, हम ले लिए कंपोजिशन, सब कुछ सही है। तो अब मेरे को बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं देना, नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं देना, तो इस तरह ई कॉमर्स के थ्रू से हम सेल नहीं कर सकते। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो पहले का, ये तो प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर का बात हो रहा है, बल्कि लिख लीजिए प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर हम काउंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल ले लीजिए कि एक सप्लायर है जो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रीवियस ईयर में क्या करता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई दिया है 100 लाख का, एंड टैक्सेबल सप्लाई दिया है 70 लाख का। तो ये हो गया 170 लाख। तो अब इस साल में, ये प्रीवियस ईयर मान लीजिए 2019-20 की, तो ये 2021 में जब ईयर जिसकी हम बात करेंगे करंट ईयर में, तो ये कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता, क्योंकि इसका जो लिमिट है ये 1.7 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा। लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट वाले
ले सकते हैं, क्योंकि इनका प्रीवियस ईयर में जब हमको चेक करना है तो इनका एग्जेम्प्ट सप्लाई हमको नहीं देखना है, इसको हमको इग्नोर करना है। सिर्फ हम ये वाला देखेंगे कि टैक्सेबल, तो टैक्सेबल सप्लाई मेरा 100 लाख है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर भी नहीं ले सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनका एग्जेम्प्ट सप्लाई भी देखना और टैक्सेबल सप्लाई भी देखना है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि आपको ये टर्नओवर जब हम बात करेंगे तो दोनों के लिए, सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए एक छोटा सा एग्जेम्पशन है कि वो प्रीवियस ईयर के टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई को काउंट नहीं करते, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को काउंट करते हैं। सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को काउंट करते हैं। अब ये तो बात हुआ इंक्लूड क्या होगा, अब बात करते हैं एक्सक्लूड क्या होगा। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड, कोई भी तरह का जीएसटी वाला टैक्स, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, कंपनसेशन सेस, ये ऐड नहीं होता। उसके अलावा अगर हम एज अ रिसिपिएंट कुछ टैक्सेस पे किए अपने इनवर्ट सप्लाई पे तो उसको ऐड नहीं कर लेंगे। इनवर्ट सप्लाई पर हम सिर्फ टैक्स पे किए, बट वो मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो इनवर्ट सप्लाई है, तो आरसीएम में जो पेमेंट किए हैं वो भी ऐड नहीं होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। एक चीज और, इसको स्पेसिफिकली मार्क करिए, ये कहीं पे भी टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। जब भी हम टर्नओवर का बात करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर का, तो एक चीज वो कभी ऐड नहीं होता है टर्नओवर में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंट्री नंबर 27 वाला आइटम, जो एग्जेम्प्ट आइटम है, एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 27। ये क्या है, ये है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन, डिपॉजिट, एडवांस फॉर इंटरेस्ट या डिस्काउंट। अगर हमको ऐसा सर्विसेज दिए हैं जिसमें लोन, डिपॉजिट, एडवांस है और इंटरेस्ट डिस्काउंट के लिए है, तो उसको टर्नओवर में ऐड नहीं करना। एग्जेम्प्ट तो है ही, बात सही है, एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 27 में, बट हो सकता है कि हम ट्रेडर का ऐड करते हो टर्नओवर प्रीवियस ईयर का, तो ट्रेडर में क्या लिखा है, एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, वो भी हम ऐड कर रहे हैं, बट ये वाला को ऐड नहीं करना। ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया, एकदम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया, स्पेसिफिकली इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई में बाकी कुछ एग्जेम्प्ट वाला ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये वाला जो सर्विस है ये ऐड नहीं होता है, ये वाला मेरे को ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये कहीं भी ऐड नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। तो यहां तक क्लियर है कि क्या चीज टर्नओवर में ऐड होगा प्रीवियस ईयर के टर्नओवर में। अगर वो पहले तो सप्लाई को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में इंटरस्टेट डिस्टिंक्ट पर्सन, एज एजेंट, कुछ भी हो सकता है। एग्जेम्प्ट में एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, जीरो रेटेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई। तो मैन्युफैक्चरर के लिए एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल, रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ टैक्सेबल का टर्नओवर काउंट करना है, और अदर्स के लिए एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों काउंट करना है। ये रेस्टोरेंट के लिए बस ऐसे, बाकी टर्नओवर का मतलब एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन वाला में भी हम देखे थे, तो एग्जेम्प्ट प्लस आपका अब हम बात करते हैं कि टैक्सेस कैसे पे होगा, और मैन्युफैक्चरर के लिए क्या रेट है, रेस्टोरेंट के लिए क्या रेट है, अदर्स के लिए क्या रेट है। मैन्युफैक्चरर में समझ लीजिए, पहले हम लिख देते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट है। अब जो टैक्स पेमेंट होगा प्रीवियस ईयर के टर्नओवर पे टैक्स का पेमेंट नहीं होगा, टैक्स का पेमेंट होगा अभी इस क्वार्टर में आपका कितना टैक्सेबल सप्लाई हुआ या कितना सप्लाई हुआ, उसका एक परसेंटेज हम निकालेंगे उस पर्टिकुलर क्वार्टर का। तो रेट क्या होगा, रेट इसमें देखिए दो ही तरह का रेट होता है,
0.5% CGST का पेमेंट होगा एंड 0.5% SGST का पेमेंट होगा। ये जो 0.5%, 0.5% यानी इफेक्टिव रेट बोले तो 1% ऑफ किसका, 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दैट क्वार्टर, ऑफ पर्टिकुलर क्वार्टर। उस क्वार्टर में कितना एग्रीगेट टर्नओवर हुआ उसका 0.5% और 0.5% CGST और SGST या UTGST भी हो सकता है यहां पे, अगर ये SGST नहीं होगा तो। अगर यूनियन टेरिटरी से सप्लाई दे रहा है तो ये इस तरह से। इफेक्टिव रेट कितना होगा, इफेक्टिव रेट हो जाता है, दोनों को जोड़िए तो 1%। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर है, यानी उस क्वार्टर में मेरा जो भी टैक्सेबल सप्लाई हुआ प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई हुआ। बट याद रखिएगा एक दो रिस्ट्रिक्शन हम आपको बताएंगे, मतलब टोटल टर्नओवर पे लेना है। देन रेस्टोरेंट्स वालों के लिए, रेस्टोरेंट वालों के लिए क्या है, इनके लिए 2.5%, 2.5% CGST, SGST या UTGST। इफेक्टिव रेट कितना हुआ, इफेक्टिव रेट विल बी 5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्टिकुलर क्वार्टर। यानी TS भी आ जाएगा, ES भी आ जाएगा, TS भी आ जाएगा, ES भी आ जाएगा। जब हम यहाँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई का बात कर रहे हैं ना, जब भी हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई लिख रहे हैं तो याद रखिएगा जो एंट्री नंबर 27 वाला था, लोन एडवांसेस डिपॉजिट वाला, वो वाला एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड नहीं होता, वो वाला एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड नहीं होता। 27 वाला एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे गुड्स का तो होगा नहीं, ऑब्वियस है, गुड्स का यहां हो सकता है, सर्विसेज का यहां हो सकता है, यहां गुड्स का तो होगा नहीं, सर्विस, रेस्टोरेंट वाला को पूरा हम सर्विस कंसीडर करेंगे। रेस्टोरेंट का मतलब ही क्या होता है, जहां पे सर्विस का एलिमेंट इन्वॉल्व हो। अगर कोई एक जगह खाने का सामान सिर्फ बिकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं, उसको रेस्टोरेंट नहीं कहते। तो रेस्टोरेंट का डेफिनेशन में आने के लिए, यानी 5% टैक्स लगने के लिए, उस पे सर्विस का कुछ एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। यहां पे रेट है 1%, यहां पे रेट है 5%, और थर्ड में है मेरा अदर्स, यानी इसको ट्रेडर बोलेंगे। इसमें रेट है 5%, 0.5%। इफेक्टिव रेट हो जाएगा CGST, ये हो जाएगा CGST, SGST, UTGST। तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 1%, दोनों को जोड़ देंगे तो 1% आएगा, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1% आएगा ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पे सप्लाई सीधा, ठीक है। तो याद, यहां पे सब कुछ सेम है कि यहां पे 1% इफेक्टिव है, यहां पे 5% इफेक्टिव, यहां पे 1% इफेक्टिव। मतलब जो 1% होगा ये दो डिफरेंट टैक्सेस में पेमेंट होगा, CGST और SGST, आधा %, यहाँ पे 2.5%, यहाँ पे आधा %, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि हम जिस पर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्वार्टर का जो टर्नओवर है, उसमें मैन्युफैक्चरर के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऐड हो जाएगा, रेस्टोरेंट के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऐड हो जाएगा ऑफ सर्विसेज, बट ट्रेडर्स के लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर उस क्वार्टर में दिया होगा तो वो मेरा ऐड नहीं होगा टर्नओवर में, और उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो एक इसको एग्जांपल समझिए। अभी हम मान के चलते, चलिए यहां लिखते हैं, अभी हम मान के चलते हैं कि हम ट्रेडर है, हम है ट्रेडर। तो ट्रेडर है, मेरा टैक्सेबल सप्लाई हुआ इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 10 लाख का, एग्जेम्प्ट सप्लाई हुआ उस पर्टिकुलर क्वार्टर में 1 लाख का, टोटल सप्लाई कितना हुआ 11 लाख का। अगर हम ट्रेडर है तो मेरे को टैक्स सिर्फ इसके परसेंटेज पे, यानी इसका 1% टैक्स लगेगा सीधा। 1% भी कैसे लगेगा, 0.5% CGST या 0.5% SGST, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें कि हम मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर में भी सारा सर्विस प्रोवाइडर नहीं,
कौन सा सर्विस प्रोवाइडर? सिर्फ रेस्टोरेंट, सिर्फ रेस्टोरेंट, या आउटडोर केटरिंग भी रेस्टोरेंट के डेफिनेशन में ही आ रहा है, आउटडोर केटरिंग, बस दो ही। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर है या रेस्टोरेंट है, तो मेरे को इसका परसेंटेज पे करना होगा। अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1%, अगर रेस्टोरेंट है तो 5%। ये भी दो पार्ट में हो जाएगा, 0.5 और 0.5, ये हो जाएगा 2.5%, दिस इज 2.5%। ठीक है, लेकिन ट्रेडर है तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर भी टैक्स पेमेंट करेंगे। क्लियर? अब ये बात है कि हम करेंट ईयर में कंपोजिशन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर मेरा अगर कुछ इस तरह का सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई वगैरह है तो, लेकिन एक बार कंपोजिशन हो गए तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस कि क्या क्या मेरे को नहीं करना है, और अगर वो हम करना चाहते हैं तो हमको कंपोजिशन को छोड़ के रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। आई होप यहां तक अभी तक क्लियर है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे चलेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना होता है एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को।